है ना। अब देखो, अब हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट क्रिस्टल सिस्टम, तो अभी तक हम क्यूब 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 बहुत सारे सिर्फ क्यूब क्यूब की बात कर रहे थे, लेकिन जब नेचर में ऑब्जर्व किया गया तो 7 कैटेगरी के क्रिस्टल सिस्टम हमें मिलते हैं। जैसे अभी तक हमने सिर्फ क्यूब की बात की, इसको डिफाइन करने के लिए हमें 6 पैरामीटर चाहिए। क्या क्या 6 पैरामीटर चाहिए बेटा? तीनों साइड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, तीनों साइड के बाद उन साइड्स के बीच जो एंगल होता है उसका हमें बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, है ना। इनको एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। तो एक एनसीईआरटी में बहुत शानदार फोटो है, वो दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आप वेट करेंगे थोड़ा सा तो, रिगार्डिंग द सेम, बिकॉज ये चीज एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। अरे चल जा भाई। हाँ ये देखो, ये देखो, है ना, ये क्रिस्टल सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, एक साइड ये, दिस इज वन ऑफ द साइड्स, ये देखो, एक साइड ये जिसको ए लिखा हुआ है, और एक ये साइड बी है जिसको उन्होंने लेंथ के मामले में क्या लिखा हुआ है, बी। अब ए और बीच का जो एंगल है उसे मैंने लिख दिया है गामा। सिमिलरली एक और साइड है तुम्हारे पास, क्या, सी। ए और सी के बीच का जो एंगल उसे मैंने लिख दिया है बीटा, एज वेल एज सी और बी के जो बीच का एंगल है वो अल्फा। इस तरीके से सिस्टम बनता है। मतलब अगर तुम्हें ए एंड बी के बीच का एंगल देखना है तो तुम्हें गामा लेना पड़ेगा, ए बी के बाद गामा। मतलब ऐसे याद रखो ना, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, तो ए बीच का एंगल गामा दिखाएगा, बी एंड सी मतलब सेकंड और थर्ड के बीच का जो एंगल है वो दिखाएगा फर्स्ट में अल्फा। एज वेल एज ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो सी और ए के बीच का एंगल कौन दिखाएगा, बीटा। ये बहुत माइन्यूट पॉइंट है, एनसीईआरटी के अलावा और किसी बुक में कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। अच्छा तो ध्यान रखना, ये साइड्स हैं एबीसी, और अल्फा बीटा गामा आर द रिस्पेक्टिव एंगल्स बिटवीन देम। गामा एंगल है ए बी के बीच, अल्फा है बी एंड सी के बीच, तो 1 और 2 के बीच एंगल देखना है तो थर्ड वाला, 2 और 3 के बीच तो फर्स्ट वाला, ऐसा। तो दीज आर द पैरामीटर्स। जब किसी यूनिट सेल या किसी क्रिस्टल सिस्टम को हम डिफाइन करने जाएंगे तो हमें बात करनी पड़ेगी अबाउट दी 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से? 6 साइड्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, बिकॉज अब 3 डायमेंशन आ गई ना, अब हमें हाइट भी देखनी पड़ेगी, इसलिए लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और एज वेल एज उनके बीच एंगल कितना है। तो ये 6 पैरामीटर हमें डिफाइन करने पड़ेंगे किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की स्टडी के लिए। अच्छा, ये ए बी सी अल्फा बीटा गामा का लॉजिक समझ आया है? तो रेज योर हैंड्स, एक रेज योर हैंड्स का भी ऑप्शन आता है, तो कमेंट के अलावा रेज योर हैंड्स भी कर सकते हैं वहां पे। हाँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर समझ आ गया तो फटाफट हैंड रेज कर दिया करो। 3 लोगों ने हैंड रेज किया, पढ़ने वाले 1 2 3 4 हैं, किसी एक ने नहीं किया, भगवान भला करे उसका। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा ये होता है। तो बस एनसीईआरटी में बहुत शानदार लिखा हुआ था, तो बस इसीलिए एनसीईआरटी मैंने कोट किया। तो कहीं पे चीज कहीं अच्छी है, कहीं पे चीज कुछ बेटर है। हाँ तो वही, तो क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम हमें पढ़ने हैं कितने, हमें 6 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने हैं। इसमें बेटा जो ये जो एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल्स है ना, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। बाकी मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस बता सकता हूँ। ऑब्जर्वेशंस मतलब इसी पैटर्न में याद करना जिस पैटर्न में लिखे हुए। फर्स्ट इज क्यूबिकल, तीनों साइड सेम, तीनों एंगल सेम। एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आगे तब आपको पता लगेगा। ऐसे नेक्स्ट है टेट्रागोनल, 2 साइड सेम है, थर्ड सेम नहीं है, बट तीनों एंगल 90 डिग्री है। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड सेम नहीं है और तीनों एंगल लेकिन 90 डिग्री। तो याद रखने का ट्रिक क्या है कि जो 3 है ना, इन तीनों एक ही साथ याद रखो, CTO, बाकी जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में याद रखना है। अब सबका फर्स्ट फर्स्ट लेटर उठा लो तो तुम्हें एक रिदम मिलेगी, वो अजीब सी रिदम है, बस तुम्हें याद ऐसे ही रखना है। CTO क्यूबिकल, C फॉर क्यूबिकल, C फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, CTO MHRT, इसके बाद आएगा MHRT, CTO MHRT। ये याद करने का तरीका है। ये फर्स्ट फर्स्ट लेटर याद रखो, इसी सीक्वेंस में याद रखो। इसी सीक्वेंस में क्यों? क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऐसे याद रखोगे। तो CTO, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, T फॉर ट्राइक्लिनिक। अब ये ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम द नेचर,
इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना कि सर साइड सेम क्यों लिया गया है, ऐसा नाम क्यों रखा गया है। तो जब हमने सॉलिड्स को या क्रिस्टल सिस्टम को ऑब्जर्व किया तो हमें ये 7 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स मिले जो हो सकते थे। उनके एग्जांपल्स भी बगल में लिखे हुए देखो, कॉपर, SnO2, कैल्शियम कार्बोनेट, PbCr2, ग्रेफाइट, ZnO एंड सो ऑन। इन सबके शेप इस तरीके से मिले, इसलिए ये 7 क्रिस्टल सिस्टम नेचर में डिफाइन किए गए। तो CTU MHRT फर्स्ट 3 में ऑब्जर्वेशन क्या है, तीनों के तीनों देखो एंगल तो हर जगह 90 डिग्री है, पर साइड धीरे धीरे अनइक्वल होते गए। पहले तीनों सेम थे, फिर एक उससे अनइक्वल हुआ, फिर तीनों अनइक्वल हो गए। अब 3 के बाद 4th नंबर देखो जो M है, M फॉर मोनोक्लिनिक, उसमें एंगल के साथ तो एक एंगल 90 नहीं है और तीनों साइड्स भी सेम नहीं है ना। तो ये दोनों एक साथ याद रखने हैं, फर्स्ट 3 एक साथ याद रखने हैं और ये 3 एक साथ याद रखने हैं। तो ये 3 हो गए और ये 2 याद रखने हैं। अब लास्ट वाला देखो ट्राइक्लिनिक, मैं को जो ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ जो मेरी हैं, बाकी तुम बना सकते हो अपने। ट्राइक्लिनिक क्या है, तो बेटा ट्राइक्लिनिक सबसे गरीब है, ना कोई भी साइड सेम है, ना ही कोई एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब रोम्बोहेड्रल क्या है, रोम्बोहेड्रल इज द, तुम ऐसे इसको याद रख सकते हो, दिस इज डिस्टॉर्टेड क्यूब एक्चुअली। डिस्टॉर्टेड क्यूब का मतलब क्या है, जैसे सपोज तुम्हारा रूम है, तुम्हारे रूम में एक एज्यूम कर लो क्यूब है ना, तो अपने रूम पे ही बैठ के हम सारी ऑब्जर्वेशन चीजें कर सकते हैं। तो जरा अगर मेरा चेहरा और मेरी स्क्रीन दिख रही है तो जरा मेरी तरफ देखो, तो सपोज दिस इज ए क्यूब, तो क्यूबिक से रोम्बोहेड्रल पता कैसे बनाना है। अब किसी एक वॉल को तुम इस डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट कर दो, टिल्ट कर दो किसी एक वॉल को, कितने वॉल्स है, कितने फेसेस हैं, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, तुम्हारे रूम पे कितने फेसेस हैं, हाउ मेनी फेसेस हैव दे इन अ क्यूब। कोई तो बोल रहा है, 6 फेसेस होते हैं आई गेस, जहां तक मुझे पता है। कैसे 6 फेसेस हो गए, लेफ्ट राइट, 2 वॉल्स, फ्रंट बैक और टॉप बॉटम, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, कितने सरफेसेस हो गए, 6 सरफेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो करना क्या है तुमको, हाँ करना क्या है, जो रोम्बोहेड्रल उसकी बात बता रहा हूँ, जिसको मैंने डिस्टॉर्टेड क्यूब बोला, तो अपने क्यूब को या किसी एक वॉल को, जैसे ये क्यूब का एक वॉल है, इसको तुम्हें हल्का सा डिस्टॉर्ट करना है। तो हल्का सा जैसे डिस्टॉर्ट करोगे तो साइड्स में कोई चेंज तो आएगा नहीं, बट कोई एक जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, इसलिए रोम्बोहेड्रल इज अ डिस्टॉर्टेड क्यूब। बाकी हेक्सागोनल एक है, वो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कुछ तुम्हें जो याद रखनी पड़ेंगी, है ना। CTO MHRT, पहले 3 एकदम रिदम में, तीनों के साइड्स, तीनों के एंगल 90 डिग्री और एक एक करके साइड्स अनइक्वल होती गई। मोनोक्लिनिक क्या है, मोनोक्लिनिक में साइड तो अनइक्वल है बट एक एंगल 90 नहीं है। अब तुम्हें अल्फा बीटा गामा लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, वन ऑफ द एंगल इज नॉट 90, बाकी 2 इक्वल है और 90। जैसे हेक्सागोनल में क्या है, 2 साइड सेम है, थर्ड साइड सेम नहीं है, और एक एंगल 120 डिग्री है, 2 90। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार लिख लिख के, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई, ऑब्जर्वेशन से आप इनके डायग्राम्स देख के फील तो ले सकते हो, लेकिन दैट इज ऑफ नो यूज एक्चुअली, है ना। डायग्राम्स देख सकते हो आप, फील लेने के लिए डायग्राम देख ही सकते हैं, नो वरीज। देखो डायग्राम, फोटो देखो, ये डायग्राम्स हैं, देखो बेटा, जो फर्स्ट डायग्राम है ये क्यूब का डायग्राम है। अल्फा ABC सेम है, तीनों अल्फा बीटा गामा 90 है। CTO, T फॉर टेट्रागोनल था, टेट्रागोनल में तीनों साइड सेम नहीं है, ए भी सेम है लेकिन C उससे अनइक्वल है, देखो यहाँ पे C डिफरेंट आ गया। और तीनों एंगल कौन कौन से, अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों सेम है। CTO, बहुत कमेंट्स आ गए, क्या हो गया, गुस्सा हो गए। नहीं, जो मैं नहीं पढ़ा रहा उसे नहीं पढ़ना, ऑलरेडी तुम्हारे पास जिंदगी में बहुत सारी टेंशन वाली चीजें हैं। ये फोटो याद नहीं करनी, तुम्हें याद क्या करना है, जो स्लाइड में लिखा हुआ है। अगर डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते तो मैं डायग्राम इंसर्ट जरूर करता ना। टेंशन ना लो, भरोसा रखो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा दूंगा। ये डायग्राम सिर्फ फील लेने के लिए, ये कभी नहीं पूछेगा ना कभी पूछे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। नहीं सर, ये क्या पूरा सेंटेंस लिखो अंशिका।
हाँ टेबल याद करना है, टेबल याद करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन आता है सीधे, एक रैंडम से सीक्वेंस लिखा होगा, उसमें से पूछेगा इन चार में से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है ये। नीट में तो बहुत आता है, जेईई मेंस में भी जरूर आएगा डेफिनेटली। टेबल याद रखना पड़ेगा बेटा। वी कांट हेल्प, ये नेचर का ऑब्जर्वेशन है। CTO MHRT। बाकी लिख लिख के पैटर्न ढूंढो यार, तुम कैसे इंजीनियर्स बनने जा रहे हो, तुम फ्यूचर इंजीनियर्स हो, तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व करना नहीं आता। हर चीज में सिमेट्री और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तभी मजा आएगा पढ़ाई करने में। देखो मैंने कितने ऑब्जर्वेशंस बता दिए। ट्राई क्लिनिक वाला सबसे गरीब, सबसे पहली बात। फर्स्ट थ्री सिमिलर हैं। रोम्बोहाइड्रल क्या है? डिस्टॉर्टेड क्यूब है। डिस्टॉर्टेड क्यूब मतलब एक एंगल साइड से टिल्ट कर दिया। अब रिदम क्या है? CTOMHRT। अब MHRD की जगह MHRT कर देना है। जितने भी जेई और नीट के अच्छे कॉलेजेस हैं, दे ऑल एफिलिएटेड टू MHRD, तो MHRD की जगह MHRT करना है आपको। रट लोगे? अब मैं तो ऑब्जर्वेशंस बता रहा था, अगर तुम रट लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बिकॉज बिना ऑब्जर्वेशन के तुम रोट लर्निंग तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे अंशिका, डेफिनेटली। कितना भी याद कर लो, आई कंफ्यूज हुई जब मैं पूछूंगा। रट तो नहीं पाओगे। रोट लर्निंग मुझे नहीं हो पाई, जब मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं याद कर पाओगे, तुम्हें पैटर्न तो बनाना पड़ेगा। हाँ सिर्फ ये टेबल याद रखनी है, दैट्स इट। अब केमिस्ट्री में लर्निंग तो करनी पड़ेगी ना थोड़ा बहुत, अब केमिस्ट्री में है ना, ऑब्जर्वेशन जो है, जो मैंने बताई वो ध्यान रखोगे। अरे बस अभी इधर उधर की बातें शुरू कर देते हो। क्यूबिकल, दूसरा टेट्रागोनल, थर्ड इज CTO। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड सेम नहीं है, यू कैन सी A B C तीनों डिफरेंट है, बट तीनों एंगल जो है 90 है। वन एंगल, टू एंगल एंड दिस इज थर्ड एंगल। हेक्सागोनल में क्या है? CTOM। MHCTO हो गया। M फॉर मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है बेटा? मोनोक्लिनिक में तीनों साइड बराबर नहीं है। ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी बराबर नहीं है, बट यहाँ पे देखो दो एंगल तो 90 है, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, और थर्ड एंगल 90 नहीं। तो CTO, मुझे तो राइम याद है, ऐसे ही याद रखते हैं, CTOMHRT। 2-3 बार गाना गाओगे खुद ही याद हो जाएगा। C फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरेम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक के बाद 6 वाला क्या आएगा? नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मत में क्या है? दो साइड सेम है, जो थर्ड साइड के सेम नहीं है, और इनमें से दो एंगल्स 90 डिग्री हैं और थर्ड एंगल 120 डिग्री है। तो बस हेक्सागोनल भी हो गया। आर फॉर रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या है? रोम्बोहेड्रल मैंने बताया था ना, दिस इज नथिंग बट डिस्टॉर्टेड क्यूब। तो आपको दिख ही रहा है, देखो मेरे चेहरे की तरफ देखो और इसकी तरफ देखो, क्यूब है, क्यूब को डिस्टॉर्ट कर दिया, पुश कर दिया, जिसे टीयरिंग बोलते हैं। कि एक पेन था, उसे तोड़ा नहीं, उसे मोड़ दिया। अब डोंट से सर आप अपना ये पेन मोड़ के दिखाओ, मैं पेन मोड़ के थोड़ी दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा कैसे? है ना? तो बस वही है, रोम्बोहेड्रल इज डिसऑर्डेड क्यूब, मतलब पेन को तोड़ना नहीं है, पेन को टीयर करना है, हल्का सा ऐसे था, हल्का ऐसे शिफ्ट कर देना बस। तो ये डिस्टॉर्टेड क्यूब हो गया, आर हो गया। टी के बाद ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक तो बेटा सबसे गरीब है, A B C तीनों सेम है ही नहीं, और तीनों एंगल भी अल्फा बीटा गामा 90 नहीं होंगे, कुछ भी होंगे वॉट एवर, तीनों सेम नहीं हो सकते, बस ये याद रखना। ठीक है, तो ये था CTO MHRT वाली कहानी, जो तुम्हें याद रखनी है। इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कम ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक्स है नहीं, लॉजिक्स थे ऑब्जर्वेशन से, आई हैव टोल्ड यू। अब ये तो क्रिस्टल सिस्टम थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल। अच्छा सबको यूनिट सेल याद है? जरा रेज योर हैंड्स, इनको यूनिट सेल याद है, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। हाथ उठाइए जिनको यूनिट सेल याद है। अरे हैंड रेज कर दो मेरे भाई, जिनको यूनिट सेल याद है। यूनिट सेल भूल गए? कल मैंने यूनिट सेल पढ़ाया था। अरुण और प्रियांशु को याद है, अंशिका को याद है। चलो सबको याद है, बहुत बढ़िया। तो यूनिट सेल के अपन टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो हमें पढ़ने। तो यहाँ पे यूनिट सेल के दो कैटेगरीज हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर देयर। दो टाइप के यूनिट सेल हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब समझते हो? प्रिमिटिव मतलब ओल्ड एज्ड,
जिसे प्रिमिटिव बोलते हैं। ये किसी ने गाने बजा दिए भाई बीच में, डोंट डू दैट। रिकॉर्डेड सेशन है, गाने बजा देते हुए हैं। कोई गाना बजा रहा है, तेरे बिन ना, कौन सा गाना है, कबीर सिंह का चालू हो गया, तुम्हें कितना ये करने लगे वो करने लगे। पढ़ाई के बीच में पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब ये देखो, अब सीधी सी बात है, जो भी अब हम आगे के यूनिट सेल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि हमारा यूनिट सेल है क्या। अरे हाँ समझ गया, अरे क्यों कबीर सिंह तुझे पसंद है। हाँ तो यूनिट सेल जो मैक्सिमम केसेस में हमें एज्यूम करना है, वो एज्यूम करना है क्या, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वी विल एज्यूम द, कि हमारा जो यूनिट सेल है वो कैसा है, क्यूबिकल है। क्यूबिकल मतलब क्यूब की तरह है, और क्यूब को इमेजिन करने के लिए हमारे रूम में मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहला सेल है प्रिमिटिव। अच्छा, क्यूब के बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ मैं, अगर किसी को डिसएग्री होता हो तो बताना कि उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, कि उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, इस बात पे कोई डिसएग्रीमेंट है किसी का, हाथ उठाओ कॉर्नर वाली बात पे। कॉर्नर्स 8 होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, 6। एजेस कितने होते हैं बता सकते हो, हाउ मेनी एजेस आर देयर। अपने रूम को देखो और काउंट करके बताओ, हाउ मेनी एजेस आर देयर। कॉर्नर्स 8 होते हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, तुम्हें काउंट भी करा सकता हूँ। कॉर्नर्स 8, फेसेस 6, एजेस कितने होते हैं किसी क्यूब के। अरे अपने रूम में बैठे हो, काउंट कर लो यार। अब डोंट से मैं पेंटागनल रूम पे बैठा हूँ, कोई पेंटागनल रूम पे बैठा है क्या। एजेस 12, क्या बाकी लोग एग्री करते हैं इस बात से। अंशिका ने आंसर दिया, बाकी लोग तो पता नहीं कहीं क्या कर रहे हैं, भगवान उनका भला करे। अरे बताइए कितने एजेस होते हैं, एजेस कितने होते हैं बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा। नंबर ऑफ एजेस 12 बेटा, काउंट सकते हैं 12 कैसे होते हैं। 12 कैसे हो गए, काउंट करो, अपने फ्रंट पे 4 हो गए ना, 1 2 3 4, जो सामने वॉल है, फेस के सामने वॉल है, उसको काउंट करो 4, बैक साइड में 4 4 4 8 हो गए। अब लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे के तो मिस कर दिए ना, तो 4 फ्रंट 4 बैक, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, कितने हो गए, 12 हो गए। काउंट कर ही सकते हैं एजेस, 12 होते हैं, 12 12। देखो जरा मेरी तरफ देखो, फ्रंट पे जो वॉल है उसमें 4 एजेस, बैक में जो वॉल है उसमें 4 एजेस, 4 4 8 हो गए। अब लेफ्ट साइड में 2 एजेस टॉप और बॉटम वाला रह गया ना, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। तो फ्रंट पे 4, बैक पे 4, 4 4 8, लेफ्ट साइड में 2 टॉप एंड बॉटम, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी 2 टॉप एंड बॉटम, है ना। तो कितने एजेस हो गए, 12 एजेस हो गए। 4 फ्रंट 4 बैक प्लस 2 लेफ्ट में एंड 2 राइट में, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी 12। है ना, तो बस 12 एजेस होते हैं, तो बस अब पूरी की पूरी पढ़ाई हम यहीं पे कर लेंगे, है ना। क्यूब के बारे में आइडिया हो गया बेसिक। अब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब हम ये जूम करेंगे कि जो भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। कि सारे के सारे जो एटम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दे ऑल प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स, है ना। उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स। तो हर कॉर्नर पे 1 2 3 4, सामने के 4 कॉर्नर्स और बैक के 4, 1 2 3 4, तो सामने के 4 बैक के 4, टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए। तो हर कॉर्नर पे मैंने एक 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 एक, एक, एक एटम या स्फीयर प्लेस किया हुआ है, तो उस टाइप के यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो क्या है। सेकंड वाला है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ है, अब अभी तो सिर्फ प्रिमिटिव में हमने ये एज्यूम किया है कि सारी की सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कि सब कुछ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। बट सेंटर्ड यूनिट सेल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट
एट कॉर्नर एज वेल एज ऑन द अदर पोजीशंस। वो अलग अलग पोजीशंस पे भी हो सकते हैं, कॉर्नर्स पे तो हैं और अलग अलग पोजीशंस पे हो सकते हैं। मतलब वो हो सकता है फेस पे हो, या फिर हो सकता है एजेस पे हो, या फिर हो सकता है दे कैन प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे वो हो सकते हैं। तो कॉर्नर्स पे सिर्फ हो तो प्रिमिटिव, कॉर्नर्स के साथ साथ कहीं और भी हैं तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो मेन टू कैटेगरीज है, प्रिमिटिव ओनली एट द कॉर्नर्स, सेंटर्ड कॉर्नर प्लस एनी अदर लोकेशन। अब एनी अदर लोकेशन तो काफी वेग वर्ड है, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसीलिए सेंटर्ड यूनिट सेल को मैंने और कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। जैसे इसको मैंने कैटेगराइज किया है इन द फर्दर थ्री कैटेगरीज, थ्री और कैटेगरीज में बना सकते हैं। फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर का मतलब वहां पे चीजें कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हैं एज वेल एज दे प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर। हाँ, ये जो बॉडी सेंटर है वहां पे कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है एज वेल एज ऑन द बॉडी सेंटर, है ना। इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर पे एज वेल एज ऑन द बॉडी सेंटर। तो मतलब सीधी सी बात है, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स आके 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स पीछे और एक बिल्कुल बॉडी सेंटर पे। अच्छा जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ, किसी भी सिस्टम का या किसी भी रेगुलर सिस्टम या अरेंजमेंट का बॉडी सेंटर कैसे निकालोगे? बॉडी सेंटर का मतलब होता है जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अगर कोई रेगुलर बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? मतलब ये क्यूब है, उसके बॉडी सेंटर पे एक बॉल है, तो जरा बॉडी सेंटर क्या होगा, कैन यू टेल मी कि बॉडी सेंटर कहाँ पे होगा? डोंट से सेंटर पे होगा बॉडी सेंटर, कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली? आई एम आस्किंग यू दिस, बॉडी सेंटर कैसे निकालेंगे? किसी क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सोचो, बताओ, फोटो बनी हुई है। बताइए। बताइए बताइए। मैंने वीडियो इसलिए ऑफ किया क्योंकि मैं पानी पी रहा हूँ। वीडियो ऑन कर दूंगा इन फ्यू सेकेंड्स। आप बताइए बॉडी सेंटर कहाँ पे होगा क्यूब का? बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर नहीं पता लग रहा, नहीं समझ आ रहा, कोई बोल ही नहीं। अच्छा देखो, डायगोनल वर्ड सुनने हैं? अच्छा डायगोनल सुना है, वेरी गुड, होशियार हो सब। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं बेटा, क्यूब में दो तरीके के डायगोनल हो सकते हैं। एक होता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मतलब क्या है? जैसे वॉल है, सामने की वॉल, अपने रूम पे बैठे हो, जो रूम के बैठे हो सामने वॉल पे देख लो, या मेरी तरफ देख लो, मेरी शक्ल देख लो, शक्ल नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उसे देख लो। सामने एक वॉल पड़ा हुआ है, सामने की वॉल का जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं, जो अपोजिट कॉर्नर है मतलब इधर से इधर, है ना। अगर किसी एक फेस को ड्रॉ करो, मैं किसी फेस को ड्रॉ करूंगा तो फेस क्यूब का ऐसा आएगा। ये मैंने एक वॉल ड्रॉ कर दी जो तुम्हारे सामने, ये क्यूब है। अब फेस डायगोनल मतलब ये जो मैंने ये जो एरो बना दिया, एक फेस के अपोजिट एंड्स को मिलाने वाला हो गया फेस डायगोनल। अब डायगोनल एक और भी हो सकता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पता है क्या होता है? अगर मैं दिख रहा हूं तो मतलब तुम्हें यहाँ पे सुपरमैन बनना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब सामने जो वॉल है उसका टॉप राइट कॉर्नर से जो पीछे का वॉल है उसका बॉटम राइट कॉर्नर मैच करो, ऐसा जस्ट अपोजिट लाइक दिस, हियर से अपोजिट ऐसा। समझ आया? जो फ्रंट वाला वॉल है उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ध्यान से सुनो, फ्रंट वॉल का
टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उधर जरा हाथ रखो अपना जैसे मैंने रखा हुआ है, एंड बैक वॉल का बॉटम राइट कॉर्नर। ये अपोजिट एंड्स हो गए पूरे बॉडी के। तो एक इस तरीके से डायगोनल आ सकता है, सिमिलरली एक अपोजिट डायगोनल आ सकता है लाइक दिस। इनको बोलते हैं बॉडी डायगोनल्स। मतलब क्या हुआ, मैं पता क्या बता रहा हूं, जैसे इस एंड को अगर मैं इस एंड से मिला दूं, फ्रंट का ये, तो इन दोनों को जो मिलाने वाला होगा वो होगा बॉडी डायगोनल। सिमिलरली अगर मैं इसको, इनफैक्ट लेट मी चेंज द कलर, हाइलाइटर से काम चलेगा, एंड आई चूज ब्लू वन। इसको इस कॉर्नर से मिला दें तो ये बनेगा बॉडी डायगोनल्स। तो जो बॉडी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, वो होता है बॉडी सेंटर जहां पे बॉल पड़ा हुआ है। बॉडी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज बॉडी सेंटर इन द क्यूब। अच्छा ये बताओ जरा, बॉडी डायगोनल समझ आया सबको? रेज योर हैंड्स अगर बॉडी डायगोनल समझ आया, या फिर से मैं विजुअलाइज कराऊं एक बार। बॉडी डायगोनल समझ आ गया? देव वरुण को समझ आया? व्हाट अबाउट अंशिका, आयुष एंड प्रियांशी? ओके, देव गॉट दैट। आयुष ने कोई आंसर दिया? आई हैव नॉट नोटिस एक्चुअली, सॉरी आयुष। एम आर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये M क्या है एक्चुअली मुझे पता नहीं है ना। अच्छा अच्छा, हाँ आयुष ने बोला था इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, ओके राइट। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, राइट। जो बॉडी डायगोनल्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। एक्चुअली बॉडी डायगोनल्स और फेस डायगोनल दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इनकी भी कैलकुलेशंस करेंगे हम, क्यूब के फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल्स क्या होते हैं। अब बॉडी सेंटर जो है वो सेंटर पे बॉल प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, एज वेल एज ऑन द बॉडी सेंटर, उसे हम बोलते हैं क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया? फेस सेंटर्ड का मतलब हो गया कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, चीजें प्रेजेंट है कहाँ कहाँ पे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, क्योंकि कॉर्नर पे तो होना ही चाहिए, एज वेल एज वो प्रेजेंट है कहाँ पे, फेस सेंटर्स पे, है ना। फेस सेंटर्स जो है मैं उनको ब्लू कलर से बना रहा हूँ, आप फेस सेंटर्स देख सकते हैं। ये देखो, ये एक हो गया वन, ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला, ये राइट वाला, ये फ्रंट वाला, और ये बैक वाला। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल्स हैं जो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हैं। फेस सेंटर कहाँ पे होगा? फेस सेंटर कहाँ पे होगा? फेस सेंटर बताएगा कोई? जैसे मैंने बॉडी सेंटर बताया, व्हाट इज फेस सेंटर? फेस सेंटर का मतलब क्या है? जो जहाँ पे फेस डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो फेस सेंटर होगा। तो फेस के डायगोनल्स बनाओ, यहाँ पे बॉल प्रेजेंट है, कंप्लीटली स्फीयर इन द 3 डायमेंशन। इसे बोलेंगे फेस सेंटर, ठीक है। तो अगर फेस सेंटर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बाकी एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर थोड़ा डिफरेंट है। एंड सेंटर पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे, एज वेल एज ऑन द एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है 1 2, मेरे साथ काउंट करो, 3 4 5 6 7 8, ये तो कॉर्नर्स हो गए जिसपे मैंने रेड कलर से टिक लगाया हुआ है, राइट। अब ब्लू कलर से मैं टिक लगाने जा रहा हूँ, यहाँ इन पे जरा ऑब्जर्व करो, ये वाला जिसे मैंने एरो लगाया, ये वाला एटम और ये वाला एटम जिसे ब्लू कलर से एरो लगा है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे बॉल्स रख दो, एटम्स रख दो। जैसे अगर मैंने टॉप एंड बॉटम पे रखा हुआ है तो तुम लेफ्ट और राइट में भी लिख सकते हो, रख सकते हो बॉल्स, हार्डली मैटर्स, क्योंकि क्यूब में सब कुछ सेम है। तो जैसे इस डायग्राम में क्या किया है, 6 के 6 एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, है ना, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और जो इनके जो एजेस हैं, ये जो सेंटर है ये बिल्कुल यहाँ पे मिड पॉइंट पे पड़ा हुआ है ना। अब बाकी यहाँ पे बॉल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एज वेल एज ऑन द टू अपोजिट फेसेस। वो कुछ भी हो सकता है, टॉप बॉटम भी हो सकता है, रूफ एंड फ्लोर, या तो लेफ्ट राइट वाला ले सकते हो, मतलब अपोजिट पेयर्स लेने, ध्यान रखना, या फिर फ्रंट
बैक वाला, कोई एक पेयर चूज कर लो। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है एज वेल एज ऑन द ऑपोजिट फेसेस। तो इस टाइप के सेंटर्ड यूनिट सेल को बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। सेकंड, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड मतलब कॉर्नर के अलावा और कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर प्रेजेंट है तो बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर प्रेजेंट है तो फेस सेंटर्ड, कॉर्नर के अलावा अगर अपोजिट फोर्सेस में प्रेजेंट है तो उसे एंड सेंटर्ड बोलेंगे। फेस सेंटर क्या होता है? फेस डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे फेस सेंटर बोलते हैं। बॉडी सेंटर क्या होता है? जो बॉडी डायगोनल्स हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बॉडी सेंटर। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, समझ आ गया है तो भी बताओ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अरे बोलो, तुम्हें बोलते हैं ना। एक बार और सर, कौन सा बेटा बताओ? तुम, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है ना, जैसे अंशिका स्पेसिफाइड की फेस सेंटर बताओ। कौन सा पूरा फिर से बता दो, गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ वही लो। फेस सेंटर्स, अच्छा सामने एक वॉल दिख रहा है, रूम पे बैठे हो, उठ के बैठो। अगर लेटे हुए हो तो आई गेस आधे लोग लेटे हुए देख रहे हैं लेक्चर मेरा, तो लेट के मत देखो, उठ के बैठो और सामने का जो वॉल है उसको ऑब्जर्व करो। तुम जिस रूम पे बैठे हो ना वही एक यूनिट सेल है बेटा। सामने का जो वॉल है उस पर फोकस करो। सामने के वॉल पे जरा एक क्या दिख रहा है तुमको? अगर वो क्यूब है तो सामने का वॉल तुम्हें क्या दिखेगा? एक स्क्वायर दिखेगा जो मैंने इस तरीके से बना रखा है, ये स्क्वायर दिखेगा। अब स्क्वायर में क्या है, मैं इसके पॉइंट्स भी डिफाइन कर देता हूँ बेटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी। और इसमें चारों साइड सेम है बिकॉज क्यूब है ना। क्यूब का मतलब क्या है? हर एक साइड सेम होगी तो सबकी लेंथ सेम है, तो बात खत्म। अब फेस सेंटर क्या होता है? फेस सेंटर का मतलब क्या है? ये एक डायगोनल है जो ए और सी को मिला के बनाया हुआ है, और एक डायगोनल है जो बी और डी को मिलाया हुआ है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर। एक फेस है, फेस के डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फेस सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट उसे बॉडी सेंटर बोलेंगे। मतलब अगर तुम इन फोटोज में देखना चाहते हो, जो मैंने फोटो बना रखे हैं, रुको जरा। मतलब ये वाला जो है जिसको मैंने बड़ा कर रखा है, इसको अगर तुम मिलाओगे इससे तो ये फेस सेंटर मिल गया, खत्म बात। इसको, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, इसको मिलाओगे इससे, एक फेस सेंटर बन गया। फेस सेंटर बनाने के बहुत तरीके हैं, समझ आ गया? अगर फेस सेंटर तुम्हें समझ आ गया तो जरा ये बताओ कितने फेस डायगोनल्स मिलेंगे हमको? हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर इन अ क्यूब? कितने फेस डायगोनल्स मिलेंगे और कितने बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे? जरा कमेंट सेक्शन में काउंट करो और बताओ। हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर और कितने बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे तुम्हें, ये बताओ। क्यूब में कितने फेस डायगोनल्स हैं, कितने बॉडी डायगोनल्स है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अरे बताइए फेस डायगोनल्स। छोटा सा कैलकुलेशन है, बताइए व्हाट इज फेस डायगोनल। ठीक है आयुष। प्रियांशी, अरुण, देव और अंशिका, बताइए हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर। फेस डायगोनल्स पूछ रहा हूँ बेटा, हाइपोटेन्यूज का तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर, ये बता दीजिए प्लीज। हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर, मेरे को ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंथ अंशिका। हाउ मेनी फेस डायगोनल इज देयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल। नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स आई नीड। हाँ 12 फेस डायगोनल्स होंगे। अंशिका ने की वैल्यू कैलकुलेट कर दी शायद। वैल्यू नहीं निकालनी अंशिका, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू टेल सिर्फ हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर। अरे सिंपल सी बात है यार,
एक फेस में कितने डायगोनल्स होते हैं? एक फेस में 2 डायगोनल्स हैं। हाउ मेनी टोटल फेसेस आर देयर? 6 टोटल फेसेस होते हैं। तो हर फेस में 2 डायगोनल, तो टोटल फेस डायगोनल्स कितने हो गए? 12 हो गए। 6 फेसेस, every phase is having a 2 diagonals, so 6 into 2, so total phase diagonals that are possible is 12. तो 12 फेज डायगोनल्स होंगे। बॉडी डायगोनल्स कितने मिलेंगे? बॉडी डायगोनल्स कितने मिलेंगे बता सकते हो? बॉडी डायगोनल सब लोग बताओ भाई, सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो, बिकॉज ये डिस्कशन वाला टॉपिक है। ऑनलाइन पढ़ाने टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे तो। इंटरेक्ट करोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, याद कुछ भी नहीं करना। बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे? बॉडी डायगोनल्स 2 होंगे। 2 बॉडी डायगोनल्स आर देयर, राइट। 2 बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे तुम्हें, है ना। 2 बॉडी डायगोनल्स कैसे, मैंने बताया था। ये देखो, इसको इससे मैच कराओ और इस वाले को इससे मैच कराओ, तो बस यही बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे बेटा आपको, है ना। अपोजिट फेसेस के, फ्रंट फेसेस के अपोजिट कॉर्नर्स मैच करोगे तो बॉडी डायगोनल्स बोलेंगे उसको। हाँ, 2 बॉडी डायगोनल्स है, गुड। तो है ना, तो ये एंड सेंटर्ड यूनिट हो गया। फेस सेंटर भी मैंने बता दिया, फेस डायगोनल भी बता दिया। अब कोई डाउट है तो बताओ। अब समझ आ गया? समझ आ गया तो रेज योर हैंड्स सो दैट हम आगे चलें। अंशिका को अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है गेस ना? अंशिका ने कुछ बोला? अंशिका गॉट दैट, ओके फाइन। अब जरा ये देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन वाला पोर्शन है कि कॉर्नर पे जो एटम पड़ा हुआ है ना। जरा मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अच्छा अंशिका, आफ्टर द क्लास आप थोड़ा सा रुकना, हम थोड़ा अनम्यूट करके डिस्कशन करते हैं फिर, है ना। जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लेना, बाकी जिसको भी डाउट्स रह सकते हैं आफ्टर द क्लास वो थोड़ा सा रोक सकता है, सो दैट आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा तो 1-to-1 डिस्कशन हो सकता है। जिसको डाउट्स हो उसको, और बी स्पेसिफिक टू योर डाउट्स, है ना। कि नहीं सर से बात करनी, रुक गए सर से डाउट पूछेंगे, नहीं। पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर करोगे, उसके बाद आई कैन टेल यू द डाउट्स। तो बी स्पेसिफिक टू द डाउट्स। अगर क्लास के बाद आपको 1-to-1 डिस्कशन करना है, हम अनम्यूट करके वी कैन डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। इनके डाउट्स हैं वो रुक सकते हैं, और एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जैसे आज अंशिका रुक रही फॉर सम टाइम। हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमेजिनेशन का, कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम टू अ लैटिस पॉइंट। अब ये बताओ कितने कॉर्नर से? 8 कॉर्नर थे, ठीक है। अब 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे एक एटम पड़ा हुआ है ना। तो कॉर्नर का जो पॉइंट था, हाँ ये जो एटम पड़ा हुआ है, इस एटम की बात करना है कॉर्नर पर। अब ये बताओ जो कॉर्नर पे एटम पड़ा हुआ है उसका कितना परसेंट पोर्शन किसी एक क्यूब के अंदर हो सकता है? व्हाट इज द क्वेश्चन, कि अगर किसी क्यूब के अंदर एक कॉर्नर पे एटम मैंने रखा हुआ, बिल्कुल कॉर्नर पे सेंट्रलाइज्ड, कि मतलब जहां पे सारे फेसेस आके मिल रहे हैं, जो पॉइंट है, जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है। तुम्हारा रूम है, उसके कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, तो उस एटम का कितना फ्रैक्शन एक क्यूब के अंदर लाइक करेगा? कैन यू टेल मी दिस? क्वेश्चन इज कि कॉर्नर पे एक एटम पड़ा हुआ है, कॉर्नर पे एक एटम पड़ा हुआ है, उसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होगा हर एक यूनिट सेल पे? जैसे अभी हमने बताया था ना, जैसे स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर के अंदर सर्कल रखे हुए थे, तो हमने देखा था 20% हो रहा था, कहीं पे 1/4 हो रहा था। वैसे ही एक एटम का कितना परसेंट पोर्शन किसी स्क्वायर के अंदर लाइक, किसी क्यूब के अंदर लाइक करेगा अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है?
मेरा क्वेश्चन समझ आया सबको? पहले ये बताओ, आंसर छोड़ो, क्या मेरा सवाल समझ आया? एक बॉल रेजोरेंस, अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो आंसर मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू थिंग टू यू। क्वेश्चन समझ आ गया तो रेजोरेंस। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बॉल कॉर्नर पे पड़ा हुआ है तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉल दैट विल लाई इनसाइड द क्यूब, ये पूछा है मैंने। एक रूम है, रूम में 8 कॉर्नर्स हैं बेटा, तो कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, तो उस एटम का कितना परसेंट पोर्शन हमारे क्यूब के अंदर लाई करेगा? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। अंशिका बिल्कुल करेक्ट है, तू तो बोल रही तुझे समझ नहीं आ रहा, आंसर तो तूने करेक्ट दिया है। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि तुम एक यूनिट सेल के अंदर बैठो। अंशिका गुड, आंसर करेक्ट है तेरा। यू आर सेइंग तेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं मारूंगा बहुत पकड़ के। आंसर ये, ऐसे ही होते हैं सब, इनके टॉपर्स होते हैं जो ऐसे ही होते हैं सब, ये नंबर ले आते हैं फिर कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। मारूंगा बहुत अंशिका को मैं। जो भी डाउट हम डिस्कस करेंगे अंशिका आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। हाँ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जिस रूम पे तुम बैठे हो, जिस रूम में तुम बैठे हो उसके लेफ्ट में एक रूम होगा। तुम ये समझ लो, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में बैठे हो तुम, यूनिट सेल है, खूब सारे यूनिट सेल है चारों तरफ तुम्हारे सराउंडिंग में, सिर्फ यूनिट सेल ही है। एक बड़ी सी बिल्डिंग है और सारे रूम सिमेट्रिकल हैं, एंड ऑल रूम्स आर यूनिट सेल। ठीक है, जिस रूम में तुम बैठे हो उसके लेफ्ट में एक रूम होगा, है ना? तुम टॉप कॉर्नर की बात करो, वहां पे रखा हुआ है एक एटम। किसी कॉर्नर की बात करो, है ना? तो अगर तुम टॉप से देखोगे, देखो जरा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। ये ये 4 यूनिट सेल हैं, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, ये तुम बैठे हुए हो, ये तुम्हारे रूम का टॉप व्यू है। अब कोई क्यूब को टॉप से देखोगे तो टॉप से देखने पे तुम्हारा क्यूब, तुम्हारा रूम कैसे दिखाई देगा? स्क्वायर ही दिखाई देगा। हाँ, आयुष गुड, 1/8 पोर्शन करेक्ट। तो इस रूम पे तुम बैठे हुए हो, है ना? ये स्माइली बना दी, ये तुम बैठे हुए हो और तुम इसको देख रहे हो, इस डायरेक्शन में देख रहे हो। तो ये एक बॉल पड़ा हुआ है। अरे बॉल नहीं देखना चाहता क्या? ये एक बॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम इस वॉल को देख रहे हो, तो ये बताओ, अभी ये 4 रूम्स है ना, तुम इस कॉर्नर फोकस कर रहे हो, तो तुम इस रूम में बैठे हो, इसके बगल में भी एक रूम होगा, रूम नंबर 1 में तुम बैठे हो, तो रूम नंबर 1 के राइट में एक रूम होगा, रूम नंबर 2। रूम नंबर 1 के इस साइड में एक रूम नंबर होगा, रूम नंबर 3। और 3 के बगल में एक रूम नंबर होगा, रूम नंबर 4। तो फिलहाल ये जो बॉल दिख रहा है, ये कितने रूम्स में शेयर हो रहा है? ये 4 रूम्स में शेयर हो रहा है। ठीक है, अभी ये बॉल कितने रूम्स में शेयर हुआ? 4 रूम्स में शेयर हुआ। बट ये तो ग्राउंड फ्लोर था ना। अब ये वाला जो कॉर्नर है, ये टॉप फ्लोर में भी तो कॉमन आएगा, है ना? तुम्हें ये देखना है कि ये वाला जो कॉर्नर है जिसपे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कितने रूम्स में कॉमन आ रहा है? ये 4 रूम पे तो कॉमन आ रहा है डेफिनेटली इन द ग्राउंड फ्लोर। अब ये वाला जो कॉर्नर है, अब जो इसके ऊपर बिल्डिंग बनेगा उसमें भी तो कॉमन आएगा। जैसे 1 2 3 4 रूम्स है, इनके जस्ट ऊपर भी तो 4 रूम्स होंगे। बोलने का मतलब ये है कि ये वाला जो कॉर्नर है, दिस विल बी शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल इक्वली। अब समझ आया 1/8 कैसे होगा? ये जो कॉर्नर है, जिस कॉर्नर को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कॉर्नर अभी 4 रूम्स में शेयर है इन द ग्राउंड फ्लोर। अब ये कॉर्नर टॉप फ्लोर में भी तो शेयर होगा। अरे जो ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ होता है, वो फर्स्ट फ्लोर वालों का, जो ग्राउंड फ्लोर वालों का ऊपर होता है आसमान, जो फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए जमीन होता है ना, तो वो वाला कॉर्नर तो सब में शेयर होगा ही होगा। ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम्स में शेयर है कॉर्नर, और टॉप फ्लोर पे भी 4 रूम्स में शेयर होगा। तो अल्टीमेटली एक कॉर्नर कितने इक्वल रूम्स में शेयर हो गया? 8 इक्वल रूम्स में शेयर हो गया। सबको समझ आ गया ये? है ना? तो ये 8 इक्वल रूम्स में शेयर हो गया। जब 8 इक्वल रूम्स में शेयर हो गए तो ऑब्वियसली बॉल तो एक ही है ना? कितने रूम्स में शेयर्ड है? ये 1/8 रूम में शेयर्ड एक ही बॉल है, तो हर बॉल का 1/8 पोर्शन लाई करेगा अगर कोई बॉल कॉर्नर एटम पे प्रेजेंट है तो। बिकॉज वो कॉर्नर कितने रूम्स में शेयर्ड है? 1/8 रूम, 8 रूम में शेयर है, तो हर बॉल 8 कॉर्नर्स पे शेयर है, इसीलिए हर बॉल का 1/8 पोर्शन एक यूनिट सेल में लाई करेगा।
ये बात सबको समझ आई? हाथ फटाफट उठाओ। इंपॉर्टेंट चीज है और ऑनलाइन डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया है? अंशिका, यू गॉट दिस टाइम और नॉट? व्हाट अबाउट प्रियांशी? आयुष का तो आंसर सही था। देव गॉट इट। अरुण, अरुण कहाँ पे? आई नीड द कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ए यार, या तो हाथ उठाओ या फिर कमेंट करो। आधे हाथ उठाते हो, आधे कमेंट करते हो, मैं मारूंगा बहुत। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलो समझ आ गया तो बेटा बल्ले बल्ले हो गई फिर तो बस अगला वाला खुद ही बताओगे। अगर कोई चीज फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका एक यूनिट सेल में? फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे, बताइए। हाथ नहीं उठाना, कमेंट करना है। कोई चीज अगर फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, कोई एक वॉल कितने रूम्स में शेयर हो सकती है? कोई एक वॉल कितने रूम्स में शेयर हो सकती है? मतलब कोई फेस है वो कितनी जगह शेयर हो सकता है? तुम्हारे रूम की जो वॉल है वो कितने मल्टीपल रूम्स में शेयर हो सकती है मैक्सिमम? अरे बताओ, कोई एक वॉल कितने रूम्स में शेयर हो सकती है मैक्सिमम? ए, अब ये मत कहना मैं ट्रायंगल में रहने लगूं, तो मैं इतना मारूंगा ना, तुम्हें दौड़ा के तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, है ना, अगर तुम कंसेप्ट खराब करने की कोशिश करोगे। ये एक रूम है। अब तुम इस डायरेक्शन से देख रहे हो। ये कजरारे नैना मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कजरारे नैना मैंने बना दिया, तुम इस डायरेक्शन में देख रहे हो। यहाँ पे बॉल प्रेजेंट है बेटा। अब इस स्पेस सेंटर पे तुमने बॉल रखा हुआ, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉल दो रूम्स में शेयर्ड है, तो एक बॉल दो रूम्स में शेयर्ड है, तो ऑब्वियसली एक बॉल का हाफ पोर्शन शेयर होगा ऑन द फेस सेंटर, है ना। ये जो वॉल है ऑब्वियसली एक ही वॉल पे शेयर होगी ना। ये तो आसान से कंसेप्ट है। ठीक है, एक वॉल रूम्स की, बस तुम्हारे पड़ोस की जो वॉल है वो बगल वाले रूम से शेयर हो सकती है, बस दैट्स इट। तो फेस सेंटर पे जो प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 सेकेंड, हाफ। चलो बेटा, अगला, एज सेंटर। हे भगवान। एज सेंटर बताइए, एज सेंटर। एस सेंटर और बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा का पूरा कंप्लीट बॉल प्रेजेंट होगा। एज, कोई एक एज कितने रूम्स में शेयर हो सकता है किसी क्यूब का? अगर चारों तरफ रूम्स हैं तो दिमाग लगाइए जरा। कोई एक एज कितने रूम्स में शेयर हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम। अरे जैसे मैंने फोटो बनाई है, कजरारे नैना बनाई है, आप भी। आयुष ठीक है, करेक्ट, आयुष का आंसर करेक्ट है। बाकी लोग बताइए। अरुण करेक्ट है, ठीक है। अरे वाह, आयुष और अरुण को तो समझ आ गया। दे आर गेटिंग इट करेक्ट और फटाफट बता रहे हैं। देव, अंशिका एंड प्रियांशी, आई नीड योर आंसर्स। एक एज नहीं समझ आ रहा है तो जैसे मैंने फोटो बनाया वैसे बनाओ। अरे सिंपल सी बात है, किसी एज पे फोकस करो ना। जैसे यही जो मैंने फोटो बनाया है, इसके एज पे फोकस करो। हाइलाइटर पकड़ो, कलर बदलो और फोकस करना शुरू करो। ये वाला जो एज है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये कितने रूम्स में शेयर हो सकता है? अभी तो देखो, ये शेयर है 1 पे शेयर है एंड 3 पे शेयर है, और ये ग्राउंड फ्लोर है। अब फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो इसके ऊपर भी तो दो रूम्स होंगे, है ना, रूम 1 डैश एंड रूम 3 डैश। तो कितने रूम्स में एक शेयर हो गया? 4 रूम्स में। तो ऑब्वियसली एस सेंटर पे कितना पोर्शन लाई करेगा? एस सेंटर पे लाई करेगा 1/4 पोर्शन लाई करेगा। बात खत्म। ये बात समझ आई? हाँ अंशिका, 1/4 करेक्ट है। देव 1/4। प्रियांशी, हे भगवान, इसको तो उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग प्रियांशी, आर यू देयर? 5-6 लोग हो यार, तुम लोग रिप्लाई भी नहीं करते हो फटाफट फटाफट।
जनता सो जाती है। चलो ठीक है, वो पता नहीं किधर है। ठीक है, तो कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन लाई करेगा किसी भी, तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम ऑन अ लैटिस पॉइंट। अगर वो लैटिस पॉइंट कॉर्नर है, लैटिस पॉइंट मतलब 3 डायमेंशन में कुछ भी हो सकता है, तो कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तो 1/8 इज द पोर्शन जो एटम के अंदर लाई, जो ट्यूब के अंदर लाई करेगा। फेस पे हाफ, एज पे 1/4। अब बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर मतलब पूरा का पूरा बॉल बॉडी डायगोनल पे पड़ा हुआ है। बॉडी डायगोनल मतलब वो पूरा का पूरा बॉल लाई ही कर रहा है इनसाइड द ट्यूब, तो पूरा का पूरा अंदर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो इस टॉपिक के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था। अब हमें बताना है इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल, कि किसी एटम में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने इफेक्टिवली होते हैं, हमें ये बताना है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? ऑल कॉर्नर्स पे बॉल प्रेजेंट होगी, है ना, ऑल कॉर्नर्स पे बॉल प्रेजेंट होगी। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स इनटू, अच्छा ये बताओ हर कॉर्नर पे जो बॉल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1। 8 is the total number of corners, 1/8, 1/8 is the contribution of each particular atom within the tube। जैसे मैंने अभी चंदे वाला एग्जांपल बताया था ना, 10 लोगों ने चंदा दिया 200 रुपए का, तो कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? 8 लोगों ने। कितना कंट्रीब्यूशन हुआ फ्रॉम ईच एटम? 1/8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 1। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है वो कितना होता है? देयर इज ओनली 1, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। अब बीसीसी मतलब मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलने जा रहा हूँ। बीसीसी, बीसीसी का मतलब यहाँ पे बॉल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे बॉल प्रेजेंट है कॉर्नर पे, एज वेल एज यहाँ पे बॉल प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। जरा इसका कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेशन करो जरा, कॉर्नर वाला कैलकुलेशन और बॉडी सेंटर वाला कैलकुलेशन। तुम्हें बॉडी सेंटर भी पता है, कॉर्नर भी पता है, सबका कंट्रीब्यूशन भी पता है। तो टेल मी व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम दैट अ बीसीसी यूनिट सेल कैन हैव। आंसर्स बताइए, टेक योर टाइम। ऐसे सबके आंसर्स बताइए जो भी आपको आ गया हो। बीसीसी, एफसीसी, एफसीसी का मतलब क्या होता है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एज वेल एज फेस सेंटर पे प्रेजेंट है बॉल। मैं सारा कैलकुलेशन करवा दूंगा, आपको समझ आना चाहिए। एंड सेंटर्ड का मतलब बॉल प्रेजेंट है कॉर्नर पे एंड एनी टू फेसेस। कॉर्नर वाला तो मैंने निकाल दिया, 8 कॉर्नर है सबके पास। ऐसा थोड़ी है कि किसी के ट्यूब में कॉर्नर 8 की जगह 10 हो जाएंगे। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। ऐसे बॉडी सेंटर निकालो, फेस सेंटर निकालो। फेस सेंटर का नंबर पता है, फेस का तुम्हें कंट्रीब्यूशन पता है। फटाफट फटाफट पुट करके फटाफट फटाफट आंसर्स बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई होप वी आर गेटिंग द आंसर्स। बेटा बीच में ऐड किया है ना, ये सब ऐड है। कॉर्नर पे प्रेजेंट है एंड बॉडी सेंटर प्रेजेंट, तो ऐड किया है ना मैंने बेटा। ये कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। कॉर्नर है, फेस सेंटर। देखो तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक बता देता हूँ। देखो 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 स्क्रीन पे देखो, जादू होने जा रहा है, जादू जादू जादू।
जादू देखो, कॉर्नर्स देखो, बॉडी सेंटर में पहले क्या प्रेजेंट है, कॉर्नर। कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। अब हर कॉर्नर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 1 ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये कहानी हो गई कॉर्नर की, कॉर्नर की कहानी खत्म। प्लस बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होता है, सिर्फ एक होता है। बॉडी सेंटर पे जो बॉल प्रेजेंट होता है या स्फीयर प्रेजेंट होता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट बॉल, 1। तो कितना हो गया, ये 1 + 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज 2। ठीक है, तो बीसीसी का मैंने करके बताया बेटा, बाकी फटाफट निकालिए। बीसीसी का मैंने करके बताया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताने बेटा, कितने बॉल्स प्रेजेंट है ये नहीं बताने। नहीं अरुण, ट्राई करो फिर से, गड़बड़ है एफसीसी का। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन पता है ना, 1/4 होता है फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन बेटा। फेस सेंटर का 1 सेकंड होता है, हाफ होता है, सॉरी। आप लोग गड़बड़ करो, देखो मैं ही बता देता हूँ। वो लगा था आप इफेक्टिवली बताओगे तो मजा आएगा। तो कॉर्नर्स पे चीजें प्रेजेंट है, मतलब 8 कॉर्नर्स है, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8। जरा स्क्रीन पे देखो अपने कैलकुलेशन छोड़ के। प्लस कितने फेस सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, 6 फेसेस, तो ऑब्वियसली 6 फेस सेंटर्स होंगे। अरे 6 फेसेस हैं तो 6 फेस सेंटर होंगे। इनटू हर फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, जो फेस सेंटर पे बॉल होता है वो हाफ कंट्रीब्यूट करता है फेस सेंटर वाला। तो इफेक्टिवली कितना हुआ, 1 प्लस ये 1 हो गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 3। तो 1 + 3, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ एफसीसी इज 4। सिमिलरली अब ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट्स, ये बहुत कम यूज होता है। यहाँ पे कॉर्नर है 8, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस एनी 2 फेसेस, तो 2 फेसेस हैं और हर फेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1 प्लस, ये भी 1 आ गया, 1 + 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग यूनिट सेल में कितने कितने होंगे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रिमिटिव में 1, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल जो हमने चूज किया है, बॉडी सेंटर्ड इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल जो मैंने चूज की। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ये सबको समझ आ गया तो जरा कमेंट सेक्शन करके बताइए। ओके अंशिका, आयुष गुड। अरुण, प्रियांशी और देव, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, हम आगे पढ़े, हम काफी स्लो पढ़ रहे हैं। अरुण गॉट दैट, हाँ आगे। देव एंड प्रियांशी, अच्छा प्रियांशी सो रही है। हाँ, रिकॉर्डेड लेसन्स के लिए आप नील सर से बात कर सकते हैं, नील सर तो रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्डेड सेशन आप नील सर से पूछ लीजिए, बिकॉज वो अपने लोकल कंप्यूटर में सेव करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं। मैं इधर से सिर्फ शीट्स अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर प्रियांशी आपको डाउट है तो आप क्लास के बाद थोड़ा रुक सकते हैं, वी कैन डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दिस। नोट्स जल्दी, हाँ बेटा तुरंत अपलोड कर दूंगा, मैं इमीडिएटली अपलोड करता हूँ। कल तो इमीडिएटली अपलोड कर दिए थे मैंने, आई गेस ना। कल के नोट्स अपडेटेड है आई गेस ना। मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ, हाँ तुरंत अपलोड कर रहा हूँ मैं फटाफट। लेक्चर्स के लिए आप नील सर से कांटेक्ट करिए प्लीज, बिकॉज उनके लोकल कंप्यूटर में रिकॉर्डेड हो रहा है सब कुछ। और जिनको डाउट्स हैं हम डिस्कस कर सकते हैं आज क्लास के बाद, 1-to-1 बात कर सकते हैं 5-10 मिनट। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो वी कैन टॉक ऑन दैट। संशिका को डाउट, संशिका रुकेगी, अगर प्रियांशी आपको भी डाउट है यू कैन ऑल्सो वेट आफ्टर द क्लास। बाकी किसी को डाउट हो, अरुण, आयुष, तो हम क्लास के बाद बात कर सकते हैं, बिकॉज अभी मेरी क्लास नहीं है एंड वी कैन टॉक ऑन दैट। चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया, परेशान होने की टेंशन नहीं, टेंशन लेते रहते हो। अभी तक चीजें चल रही थी 2 डायमेंशन में बेटा, तब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में और जा रहे हैं। अब हम चीजें पढ़ेंगे किसमें, अब हम अरेंजमेंट पढ़ेंगे सीधा किसमें, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि 3 डायमेंशन में चीजें होंगी
तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, डेंसिटी वाली चीजें बाद में बताता हूँ बेटा। तो अब हम क्लोज पैकिंग की बात करने जा रहे हैं। अभी तक 2 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ी है ना, स्क्वायर पढ़ा है, हेक्सागोनल पढ़ा है, अब हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं 3 डायमेंशन में। ये डायग्राम देख के मजा, डायग्राम देख के कमेंट्स आने लगे देखो। 2D तो क्लियर हो गया, 2D में तो कुछ भी नहीं है ना, पढ़ना तो पड़ेगा आगे। अब 3D पे तो जाना पड़ेगा, मैं 3D की कैलकुलेशंस नहीं करवाऊंगा बेटा आपसे। 2D में सिर्फ 2 ही चीजें थी ना, पैकिंग फ्रैक्शन जो मैंने बता दी है। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा चलो 3D बात नहीं करेंगे, कोई डाउट है तो बताओ। अंशिका 2D वाले डाउट्स हम डिस्कस करेंगे ना आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। है ना, क्योंकि बाकी लोग वेट करेंगे फिर, तो अभी 2D वाला उनको क्लियर है। तो अंशिका, प्रियांशी या फिर और कोई जिसको डाउट हो, वी कैन थिंक या डिस्कस आफ्टर द क्लासेस एज वेल। तो डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, हम आगे चलते हैं। जिनको डाउट्स नहीं है हम आगे चलते हैं, बाकी जिनको डाउट्स है वो रिकॉर्डेड लेसन्स देख सकते हैं, या फिर हम क्लास के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी लिखा हुआ है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अच्छा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग पता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है? ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। कि ये देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये ए है। ए मतलब बॉल 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 बॉल, पूरा एक ये जो सिस्टम है, इस पूरी लाइन को मैंने ए बोला। अब इसके नीचे एक और लाइन रिपीट की है ना मैंने, कौन सी? सेम लाइन। मतलब जो ए टाइप का जो अरेंजमेंट था, मतलब सिर्फ इस लाइन को फोकस करो जो उसने ब्लू लाइन खींची है, ए अरेंजमेंट, ए के नीचे एक और अरेंजमेंट ए का, ए के नीचे एक और अरेंजमेंट ए का। तो ये पूरी की पूरी एक शीट बना दी गई है। एक एटम है, स्फीयर है, उनको सबको 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 रख रख के 2 डायमेंशन में एक मैंने शीट बना दी है। तो शीट को 2 डायमेंशन में मैंने बनाई, इसे स्क्वायर पैकिंग बोला। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी शीट के ऊपर जो ये जो बॉल्स की शीट है ना, एक बॉल 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 बॉल, ये जो 2D डायमेंशन स्क्वायर है, इसके ऊपर हम ऐसे ही और मल्टीपल शीट्स पेस्ट करते चले जा रहे हैं। मतलब ऐसे पेस्ट करना है कि एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल ऐसे फिट हो जाए। तो 3 डायमेंशन में चीजें कैसे विजुअलाइज होंगी? तो 3 डायमेंशन में चीजें ऐसे बनेंगी, ऐसा। ये देखो, सिर्फ इस लाइन पे फोकस करो, ये वाली लाइन, ए वाली लाइन है, ये भी ए वाली लाइन है। ये देखो, खाली फ्रंट वाला देखोगे तो ये तुम्हें सिर्फ क्या देखेगा, ये ए लाइन देख रही है, स्क्वायर पैकिंग। अब स्क्वायर पैकिंग के पीछे भी ये जो ये वाली लाइन है ना, ये भी स्क्वायर पैकिंग है। तो एक शीट के पीछे एक और शीट, इसके पीछे एक और शीट, इसके पीछे एक और शीट, ऐसे हम पेस्ट करते चले गए, है ना। ये फर्स्ट शीट है, देखो फर्स्ट स्क्वायर पैकिंग, ये सेकंड स्क्वायर पैकिंग है। ये वाली जो लेयर है, वाली लेयर, ये थर्ड स्क्वायर पैकिंग है। ऐसे ही सिमिलरली ये वाली जो लेयर है, ये फोर्थ स्क्वायर पैकिंग। ऐसे ऐसे लाइंस के पीछे लाइंस हम पेस्ट करते चले जा रहे हैं कि एक शीट, दूसरा स्क्वायर शीट, तीसरा स्क्वायर शीट, फोर्थ स्क्वायर शीट। तो जब स्क्वायर के पीछे स्क्वायर 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 प्लेस करते चले जाएंगे ना, तो तुमको अल्टीमेटली मिलेगा क्या? देखो एक क्यूब मिल गया। देखो, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इनफैक्ट रेड, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, रेड वन। ये सेंटर, ये सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये 4 सेंटर्स, 5 6 7 8। इन 8 सेंटर्स को जब मिलाओगे ना, तुम्हें एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे मैक्सिमम केसेस में जो यूनिट सेल रहने वाला वो कैसा रहेगा, वो हमेशा क्यूब रहेगा। हमें क्यूब नहीं मिलेगा। अगर हम किसी भी सॉलिड को ऑब्जर्व करेंगे, हमें इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा, बॉल्स के पीछे बॉल, बॉल्स के पीछे बॉल, सब एक दूसरे को टच करते हुए। पूरी दुनिया जानती है कि आयनिक सॉलिड्स, सॉलिड्स का मतलब एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। अब कितने अरेंजमेंट्स में एक दूसरे को टच कर सकते हैं, उस हिसाब से बहुत सारी पैकिंग हो सकती है। तो अल्टीमेटली हमें क्यूब कहीं नहीं दिखा, क्यूब हमने ऑब्जर्व किया। कैसे? जब हमने बॉल्स के सेंटर को मीट किया, पहले 2D में मिल रहा था स्क्वायर, फिर हमें 2D में मिला क्या? हेक्सागन। अब जब हम 3 डायमेंशन में आ रहे हैं, मतलब स्क्वायर के पीछे स्क्वायर, स्क्वायर के पीछे स्क्वायर, एक और स्क्वायर, खूब सारे स्क्वायर पैकिंग उठाया और
पेस्ट कर दिया, ग्लू से स्टिक कर दिया। तब हमने ऑब्जर्व किया कि अब इस 3 डायमेंशन में जब उनके सेंटर्स को मिला सकते हैं तो तुम्हें एक रेगुलर शेप मिलेगा जिसे हम बोलते हैं क्यूब, इसीलिए उन्होंने क्यूब बना के दिखाया हुआ है। तो ये है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैक्ड लेयर्स। तो स्क्वायर पैक्ड लेयर से इस तरीके से हम 3 डायमेंशनल पैकिंग बना सकते हैं। अब ये बताओ जरा, ये बात समझ आई कि नहीं आई? 3 डायमेंशनल पैकिंग बन कैसे रही है? व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ अंशिका, आई आयुष, आपको तो स्क्वायर पैकिंग का भी आइडिया नहीं है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इसलिए आपके लिए। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ अंशिका बेटा, मैं सुन लिया आपकी बात। हम डिस्कस करते हैं इसको, डोंट वरी। अरुण गॉट दैट। मैसेज इग्नोर नहीं करा, डोंट वरी। ठीक है, मैं एक बार सबका चेक कर रहा हूँ। परेशान हो जाते हो तुम लोग, मैसेज इग्नोर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, क्लोज पैकिंग का मतलब स्क्वायर पैकिंग पता है? स्क्वायर पैकिंग मतलब एक शीट उठा लो, दिस इज अ शीट, 2D शीट, इस शीट के आगे एक और शीट लगा दो ऐसे, और इन सबको आपस में पेस्ट कर दो। है ना, ये एक मैंने डब्बा दिखाया हुआ, मेरे पेन टाइप का बॉक्स है ये एक 2D शीट है स्क्वायर। अब इसके आगे एक और शीट लगा दो यहाँ पे, और इसके पीछे भी एक और शीट लगा दो यहाँ पे। तो शीट के आगे शीट लेके तुम्हें उसे पेस्ट करते चला जाना है। अब ऐसा एक और डब्बा कैसे लाऊं? मतलब ये एक शीट है, ये स्क्वायर पैक्ड शीट है, इसके आगे एक और स्क्वायर पैक्ड शीट लगा के मैंने बिल्कुल सिमेट्री के साथ उसको पेस्ट कर दिया। ऐसे एक और स्क्वायर शीट लगा दी, ऐसे स्क्वायर शीट और लगा दी। तो ऐसे स्क्वायर शीट के ऊपर स्क्वायर शीट मैं बिल्कुल सिमेट्री के साथ पेस्ट करता चला गया, पेस्ट करता चला गया। अब उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, एक बॉल है, उसके नीचे भी बॉल है, ऊपर भी बॉल है, साइड में भी बॉल है, चारों तरफ बॉल ही बॉल है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने इन सेंटर्स को मिलाया। ये जो सेंटर्स है, 1 सेंटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉर्नर्स मिले, 8 सेंटर्स, इनको मिलाया तो हमको क्यूब दिखना स्टार्ट हो गया। है तो 3 डायमेंशन में स्क्वायर पैकिंग को, जब स्क्वायर पैकिंग के पीछे स्क्वायर पैकिंग प्लेस करते हैं तो हमें 3 डायमेंशन में क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशन में जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो। हाँ, अब आई गेस अब इतना ही रहने देते हैं 3 डायमेंशन में, तो इसके बाद और पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगी तुम्हारे लिए। है ना, आज आज इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बंडल ऑफ पेपर्स, बंडल ऑफ पेपर्स, हाँ पेपर्स के पीछे पेपर्स मान सकते हैं ऐसा, लेकिन पेपर्स एक्चुअली सच में 2D है ना, तो पेपर्स के जगह तुम ये मान लो वहाँ पे बॉल्स का एक पेपर शीट बनाया गया, बॉल्स बॉल्स बॉल्स, उसके पीछे एक और, एक और, एक और। तो जैसे पेपर और बंडल्स एक दूसरे सिमेट्री से पेस्ट रहते हैं ना, वैसे ही बॉल के पीछे बॉल, बॉल के पीछे बॉल, बॉल के पीछे बॉल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, डिसमिस करते हैं। बाकी रिकॉर्डेड सेशन के लिए आप नील सर से बात कर सकते हैं।